हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज हम बात करेंगे 16 मई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। जो बैंक, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर करंट अफेयर्स फंडा सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वरना नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर इसकी पीडीएफ को एप्लीकेशन में जो हमारा ईयरली करंट अफेयर्स का प्लान है जिसमें आपको हर एक मंथ का करंट अफेयर्स मिलता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, स्टैटिक जीके में और रेलवे एसएससी में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर यहाँ पर बताइएगा। Defense Minister Rajnath Singh and Andhra Pradesh CM recently laid the foundation stone for India's fifth generation advanced medium combat aircraft AMCA infrastructure project in which of the following district। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो अभी हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने हाल ही में किस जिले में भारत के 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है उसके बुनियादी ढांचे बनाने की जो परियोजना है उसकी आधारशिला जो है वो कहाँ पर रखी है। तो जो हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, तो इन दोनों ने मिलकर जो भारत का स्वदेशी जो 5वां पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है इस प्रोजेक्ट के लिए अभी एक जो है प्लेस आइडेंटिफाई किया हुआ है। और लगभग यहाँ पर 16,000 करोड़ की लागत से जो है इस प्रोजेक्ट को जो है बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की जो आधारशिला है वो श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर रखी गई। तो क्वेश्चन आपसे दो पूछे जा सकते हैं, एक तो कितना आउटले इसके लिए और प्लेस कौन सा है। तो 16,000 करोड़ के जो फाइटर जेट्स इंफ्रा प्रोजेक्ट है उसके लिए अभी है। और दूसरी चीज़ जो है श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर दो लोग हैं, भारत के रक्षा मंत्री और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो ये दोनों डेलीगेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, प्लस जो है कितना इन्होंने अमाउंट यहाँ पर रखा है। तो जो एस्टिमेटेड आउटले है वो लगभग 15,800 करोड़ की लागत का है। और रिपोर्टेडली ब्रॉडली एज अ 16,000 करोड़ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पुश, मतलब कि जिसे मोटे तौर पर आप देखेंगे 16,000 करोड़ का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पुश जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आपसे एग्जामिनेशन में ना अप्रॉक्सीमेशन जो है डेटा, एग्जैक्ट डेटा नहीं देता, कई बार जो है 15,803 है तो इसको 16,000 करोड़ के आसपास में फिगर आउट कर ही पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ है। और अभी हमारे यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट जो एयरक्राफ्ट है इसके लिए जो है इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब एक जगह जो है वो यहाँ पर उसका जो है वो किया है, विमोचन किया है। और यह पुतापर्ती इन श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ही इस चीज़ को किया है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये लगभग 650 एकड़ में जो है फैला हुआ है। और ये बेसिकली जो डीआरडीओ की जो गाइडलाइंस हैं उनके साथ मिलकर जो है, और यहाँ पर एक एजेंसी है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इसके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इसमें इंटीग्रेशन डेवलपमेंट और जो फ्लाइट टेस्टिंग जो है सेंटर वो जैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेल होंगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इसके लिए जो फाइनेंशियल स्केल है वो कितना रखा गया है, कितने प्लेस में है। और इससे जो है कई सारी जॉब क्रिएशंस भी होंगी, लगभग 7,500 डिस्ट्रिक्ट्स जो डायरेक्ट जॉब्स हैं वो यहाँ पर होंगी। और ये चीज़ें जो है हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। What is the total estimated cost of the अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। आपसे कहा गया है कि जो अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है इसकी आपको कुल जो अनुमानित लागत है वो यहाँ पर बतानी है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो ये कैबिनेट है सेंट्रल कैबिनेट गुजरात में, तो इन्होंने क्या करा है कि अहमदाबाद से जो धोलेरा इसके बीच में लगभग जो है 20,667 करोड़ की लागत से बनने वाला भारत का पहला 134 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो इसको यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो ये है अहमदाबाद से धोलेरा। तो इसके लिए जो अमाउंट सैंक्शन है वो है 20,667। ठीक है,
तो ये देख लीजिएगा, अगर आपको आंकड़े मिल जाए लगभग 21,000 करोड़ में, तब भी आप वहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो गुजरात की हाई स्पीड रेल फ्यूचर है, इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है और इसके लिए 134 किलोमीटर का जो रूट लेंथ है वो यहाँ पर डेवलप होगा और इसमें 20,667 करोड़ का अमाउंट आउटले जो है वो रखा गया अहमदाबाद से धोलेरा के लिए। ठीक है, इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी जो पॉइंट्स बाई पॉइंट चीज़ें बता रखी हैं, लेंथ कितनी है, अमाउंट कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सब चीज़ें आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। और लगभग अहमदाबाद से जो धोलेरा है वो 1 घंटे से भी कम समय में जो है वो यहाँ पर पहुँचा सकेगा। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और डबल लाइन कॉरिडोर जो है इज डिजिग्नेटेड टू रिवोल्यूशनाइज रीजनल कनेक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग द ट्रेवल टाइम बिटवीन अहमदाबाद एंड द धोलेरा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट रीजन है SIR, उसके बीच में जो है लगभग 1 घंटे से भी कम समय में ये जो दूरी है वो यहाँ पर तय की जाएगी। तो अलग अलग तरीके से इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो की प्रोजेक्ट है वो लीड रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिजीनियस है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है हम ये सारी चीज़ें बना रहे हैं और स्पीड भी यहाँ पर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहने की उम्मीद है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 134 किलोमीटर का रूट होगा, 74 किलोमीटर ऑफ द एलिवेटेड सेक्शन है, 13 स्टेशन हैं और 3 मेगा यहाँ पर ब्रिजेस बनेंगे, 39 रोड अंडर ब्रिजेस हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के इतिहास में उत्तर बंगाल नॉर्थ बंगाल के किस विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष स्पीकर बनने वाले पहले विधायक हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द फर्स्ट लेजिस्लेटर फ्रॉम एनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन नॉर्थ बंगाल टू बिकम द स्पीकर ऑफ द वेस्ट बंगाल। पहले क्या होता था, नॉर्थ बंगाल से ये पहले स्पीकर बनने वाले हैं, इसलिए चर्चा में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी भारत के पहली बार के जो विधायक हैं जिनका नाम है रथिंद्र बोस। ठीक है, तो रथिंद्र जो बोस हैं इनको अभी जो ये 18वीं पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है इसका नया अध्यक्ष स्पीकर जो है वो निर्विरोध चुना गया, मतलब एक स्वर में सबने कहा कि हाँ जी इनको बना दो। ठीक है, तो आज़ादी के इतिहास में पहली बार है जब उत्तर बंगाल के किसी पहली बार चुने गए विधायक को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इतने बड़े पद पर जो है नियुक्ति यहाँ पर की गई। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है रथिंद्र बोस जी हैं जो इनका इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा। और इस बार की जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है बंगाल की वो 18वीं है। ठीक है, और रथिंद्र बोस ये फर्स्ट टाइम बीजेपी के MLA जिनको स्पीकर बना दिया गया। ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा कर्तव्य कॉम्स एक एप्लीकेशन है, मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो आपसे कहा गया है कि विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कर्तव्य कॉमर्स ऐप विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। तो जो कर्नाटक की सरकार है उन्होंने क्या किया है कि जो सरकारी कर्मचारी और स्कूल का जो स्टाफ है, ठीक है, तो उनकी अटेंडेंस के लिए जो है कर्तव्य कॉमर्स जो है ऐप है इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। और AI और जियो फेंसिंग तकनीकी से जो है ये काम करेगा और स्कूल परिसर के दायरे में जो है किसी का भी चेहरा पहचान लेगा और उसकी जो अटेंडेंस वो यहाँ पर दर्ज कर लेगा। तो इससे जो फर्जी तरीके से जो हाजिरी है वो लगाई जाती थी ना, तो उस चीज़ पर जो है रोक यहाँ पर लगेगी। तो ये अटेंडेंस मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल टीचर्स एंड स्टाफ। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी लोकप्रिय रहा है और जो कर्नाटक की सरकार है उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी DSEL इन्होंने अभी ऑफिशियली बताया कि कर्नाटक जो है वो एडवांस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम KAAMS जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो एप्लीकेशन का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और जो फोकस्ड एरिया वो है परमानेंट टीचर्स, हेड मास्टर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, और इसमें AI इनेबल्ड है और जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी इसके थ्रू ये चल रहा है। और इट मैंडेट्स दैट स्टाफ रजिस्टर द अटेंडेंस ट्वाइस अ डे इन टाइम एंड आउट टाइम, कितने बजे आए और कितने बजे गए। तो ये किस में हुआ है, कर्नाटका में हो रहा है, ये आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। ओके, सिक्किम ने 16 मई 2026 को अपना 51वां स्टेटहुड डे जो है वो मनाया है। किस वर्ष और किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। तो आपसे बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिक्किम का जो ये 51st स्टेटहुड डे सेलिब्रेट हो रहा है 16 मई को, तो आपको बताना है कि अंडर विच ईयर एंड विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिड द सिक्किम फॉर्मली बिकम द
22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो इसमें ये है कि बेसिकली 16 मई 2026 को जो सिक्किम है ये भारतीय संघ में जो है विलय हुआ था और अपना 51वां जो है वो स्थापना दिवस स्टेट्यूट डे जो है वो यहाँ पर मनाया। तो इस दिन बेसिकली दो और भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बट अगर आपसे पूछा है कि यहाँ पर कौन सा वो था, ठीक है, जो कानूनी दावपेच था, तो वो था 1975 का 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसके अंतर्गत जो है इसको यहाँ पर जो है विलय किया गया था, ठीक है। तो ये मई 16 था और उस दिन जो है सिक्किम सेलिब्रेट करता है अपना 51st डे। आपसे पूछा गया ग्लोबली 2 डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड नेशंस बैक्ड इवेंट्स वर जो है ऑब्जर्व, तो अलग अलग जो है ये इवेंट्स भी यहाँ पर होती हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ द लिविंग टुगेदर इन पीस ये भी यहाँ पर है। और जो इंटरनेशनल यहाँ पर जो डेज़ हैं वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। तो पहले तो ये आपको बताना है, ये भी आपका जो है आज के दिन ही मनाया जाता है 16 मई को। 2026 की जो थीम है वो है बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू द डायलॉग इंक्लूजन एंड रिकन्सिलेशन, ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ द लाइट, इसको भी यूनेस्को के द्वारा ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी यहाँ पर रहेगा। और इसका जो कोर फोकस है 2026 का थीम के तौर पर वो है लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये जो दोनों डे हैं ये इंपॉर्टेंट है और सेकंड वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को द्वारा जो है इसको ग्लोबल लेवल पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन जो है हमारे यहाँ की जो मॉडर्न साइंस है, जो कल्चर है, जो आर्ट है और जो एजुकेशन है, तो इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है ये एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर जो है जोर देता है। और इन्होंने जो फोकस रखा है वो लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, ये यहाँ पर रखा गया है। हाल ही में दक्षिण रेलवे साउथर्न रेलवे के जो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर हैं PCPO, तो इनमें आपको बताना है कि कौन बने हैं और किसने जो है कार्यभार यहाँ पर अभी अपना संभाला है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये एक बहुत ही सीनियर अनुभवी अधिकारी जिनका नाम है A नारायण, तो उनको जो है वो यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। इनके साथ में कुछ और भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। जो ये A नारायण है ये एक IRPS है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में, तो अभी काफ़ी एक्सपीरियंस है 1992 बैच के। तो इनको प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर PCPO बनाया गया है साउथर्न रेलवे का। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा। फिर और क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि जो SN नारायण है ना, इनको जो है CPRO जो चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के रूप में जो है ये नियुक्ति दी गई है। उसके बाद में अगर हम एडिशनल कमिश्नर इन रीजनल्स कमिश्नर्स ऑफिस इन मैसूरू, तो इनका भी यह है यहाँ पर। और RINL में जो CBO की जो पोजीशन है वो मिली है G त्रिनाथ कुमार को, ठीक है। तो ये जो त्रिनाथ कुमार है इनको जो हमारे यहाँ का राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है ना RINL, तो इसमें जो है इनको CBO की पोस्ट मिली है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर की पोस्ट, ठीक है। तो ये आपसे पूछा सकता है RINL में, जिसको हम लोग बोलते हैं RINL, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, तो इसमें इनकी सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि IIT कानपुर के जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है ना, उसके प्रोफेसर MLN राव को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज आंध्र प्रदेश में वाइस चांसलर की पोजीशन पर रखा गया है, ठीक है। तो ये जो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं इनको आप साथ साथ नोट करते जाना, क्योंकि ये आपके GK को इन्हांस भी करेंगे और एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले गए तो आप आंसर तभी कर पाओगे जब आप थोड़ा डीप में क्वेश्चंस को पढ़ोगे। PDF में तो सब कुछ हमने प्रोवाइड करा रखा है। इसमें कहा गया है कि टू स्ट्रेंथन द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम द मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष हैज़ रिसेंटली साइंड अ MOU विद विच डिजिटल डिवीज़न। तो अभी रिसेंट में जो एक MOU साइन हुआ है, तो आयुष मंत्रालय ने जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स इसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए किसके साथ में एक MOU जो है वो यहाँ पर जो साइन किया गया, ठीक है। तो ये जो MOU साइन हुआ है ये डिजिटल इंडिया भासिनी डिवीज़न DIBD के साथ में हुआ है। तो जो हमारे यहाँ का आयुष मंत्रालय है, इन्होंने ऑफिशियली कहा है कि जो इंडिया भासिनी डिवीज़न है DIBD, इसके साथ में एक इन्होंने MOU यहाँ पर साइन किया है, ठीक है। अब ये जो MOU हुआ है, पहले तो देखो कि इस एंटिटी के साथ में हुआ है ये और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है।
किस लिए वो मैंने अभी आपको बता दिया, ताकि जो डिजिटल बूस्ट है वो यहाँ पर मिले इस डिपार्टमेंट में फर्दर। और ये जो पूरी एंटिटी है वो ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY, इसके अंतर्गत में ये काम बेसिकली करती है। तो जो जो ये MOU हुआ है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत में ही जो स्वदेशी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज है ना, तो इसके माध्यम से जो आयुष चिकित्सा पद्धति है ना मेडिकल सिस्टम्स में, तो उसको जो है वो और भी बड़े पैमाने पर आगे लेकर जाया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। और जो भाषणी राज्यम, ये एक भाषणी सहयोगी प्रोग्राम है, तो इस बैनर के तहत ही जो है हमने ये साझेदारी जो है यहाँ पर की है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा सड़क की धूल और वास्तविक समय सीमा जो है रियल टाइम प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए शुरू किए गए उन्नत निगरानी उपकरण का नाम आपको बताना है। तो एक एडवांस सिस्टम है, तो आपको नाम बताना है। एडवांस मॉनिटरिंग टूल रिसेंटली जो लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ये आइडेंटिफाई करेगा रोड डस्ट और रियल टाइम रिसोर्सेज ऑफ द एयर पोल्यूशन। तो आपको इसका नाम बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाएगा। तो अभी जो दिल्ली सरकार का जो पर्यावरण मिनिस्ट्री है, तो उस विभाग ने जो अलग अलग तरीके का पार्टिकुलेट मैटर 10 का जो प्रदूषण होता है इसको कम करने के लिए रोड रडार जो है इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो यही ये प्रोजेक्ट है जो सड़क पर आप देखेंगे कि जैसे कि जो लेज़र सेंसर और कैमरों से जो है ये लैस होगा, और जो चलती फिरती रोड होंगी तो इस पर जो हाइपर लोकल स्तर पर जो धूल की मैपिंग जो है वो यहाँ पर ये संभालेगा और ये पहचान करेगा, और इसको सीधे जो है ग्रीन वॉर रूम से जोड़ दिया जाएगा ताकि जो ज़्यादा धूल वाले इलाके वहाँ पर तुरंत एंटी स्मॉग गन पहुँचे और कार्रवाई की जा सके। ठीक है, तो ये रोड रडार काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दिल्ली के पोल्यूशन में। ठीक है, तो ये जो अलग अलग पार्टिकुलेट मैटर 10 PM10 का जो लेवल है इसके लिए ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन्होंने जो रोड रडार प्रोजेक्ट जो है इसको यहाँ पर किया है, और इसमें हाई प्रिसीजन लेज़र सेंसर्स हैं, और ये लोकल लेवल पर जो है रियल टाइम मैपिंग करेगा और सोर्स को आइडेंटिफाई भी करेगा, और साथ में जो इंस्टेंट एक्शन जैसे कि ग्रीन बार रूम को इन्फॉर्म करके जो वहाँ पर फॉगिंग या फिर जो गन्स वगैरह स्मॉक गन्स होंगी उनको इंस्टॉल वहाँ पर करवाया जाएगा। और ये जो समर एक्शन प्लान 2026 है उसका ये दिल्ली का एक मेजर कंपोनेंट, मेजर हिस्सा यहाँ पर है, जिसका फोकस है माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ द पोल्यूशन। ठीक है, रिसेंटली द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं COR ऑफ विच NBFC वॉज कैंसल्ड आफ्टर इट सीज टू बी लीगल एंटिटी ड्यू टू एमलगमेशन और मर्जर। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि अलग अलग तरीके से जो नियमों का पालन नहीं कर पा रहे थे जो NBFCs थे, तो RBI ने 150 NBFCs का जो लाइसेंस है वो यहाँ पर रद्द कर दिया है। तो आपसे कहा गया है कि यहाँ पर रिसेंटली द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन COR ऑफ विच NBFC वॉज कैंसल्ड आफ्टर इट सीज टू बी लीगल एंटिटी ड्यू टू द एमलगमेशन और द मर्जर। तो ये जो HDFC होल्डिंग लिमिटेड है इसको यहाँ पर शामिल किया है, और RBI ने 150 NBFCs हैं उनका जो नॉन कंप्लाइंस फॉलो कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया, तो उनको जो है यहाँ पर 150 में शामिल कर लिया और इनके लाइसेंस को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारी जो मल्टीपल चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इन्होंने एक बड़ी मेजर कार्रवाई की है और जो कैंसिलेशन किया है वो 150 जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। पहली चीज़ ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि अगर इनको जो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है 7 वॉलेंट्री सरेंडर्स रिफ्लेक्ट डिफरेंट कॉर्पोरेट्स जो सिनेरियोज होते हैं, तो इसमें आप ऐसे समझें कि जो अपनी तरफ से स्वेच्छा से ही सरेंडर करने वाली 7 कंपनियों का जो है वो डेटा कैसा है कि पहले तो बिजनेस एग्जिट कराया किसने, गुरु कृपा फिनवेस्ट ने, गजराज सिक्योरिटीज़ एंड सर्विसेज, अशोक विनोगिया एंड पूर्वांचल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी। तो इन्होंने सरेंडर कर दिया अपना लाइसेंस। क्यों? क्योंकि ड्यू टू देयर एब्सोल्यूट एग्जिट फ्रॉम द नॉन बैंकिंग फाइनेंस, तो इस वजह से इन्होंने जो है अपने आप को बाहर कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब एक तरीके से जो ये अलग अलग जो कंपनीज़ हैं, तो इन्होंने जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिसको बोलते हैं NBFI, तो इसके बिजनेस से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए जो अपने लाइसेंस जो है वो यहाँ पर सरेंडर इन्होंने कर दिए। ठीक है, पहली चीज़ ये।
और जो अनरिजर्व सीआईसी हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमने देखा कि बदलाव हुआ है, जैसे कि आरआर होल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग कंपनीज है, आरआर होल्डिंग्स हो गए, अंजलि और जो कैपफिन है, इन्होंने अपने ऑपरेशनल लाइसेंस इसलिए सरेंडर किए क्योंकि वे अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों के लिए जो शर्तें हैं उनको ये जो है पूरा करते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने किए गए, तो 150 के हैं, ठीक है, अभी राइट नाउ। ये मास डी रजिस्ट्रेशन देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है। According to the SEBI order of May 2026 in the Future Retail Limited FRL case, which is the what is the total consolidated monetary penalty imposed on the former officials, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, तो उसने क्या करा है कि जो फ्यूचर रिटेल एफआरएल है ना, तो इनके 3 बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं ना, तो इनके ऊपर 50 लाख तक का जो है एक जुर्माना लगाया है और इसके लिए कंप्रेहेंसिव ऑर्डर जो है वो यहाँ पर पास किया है, ठीक है। तो अमाउंट पूछा जाए सेबी ने कितना लगाया है फ्यूचर रिटेल केस में, तो ये जो जुर्माना लगाया गया है वो है 50 लाख का। और सेबी जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत का है और इसने जो है 50 लाख की पेनल्टी लगाई है इनके ऊपर, ठीक है। अब जुर्माना जो दिया गया है उस कंपनी के संस्थापक और जो पूर्व चेयरमैन है किशोर बियानी और पूर्व निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर जो है राकेश बियानी और जो इनके सीएफओ हैं सीपी तोसीवाल, तो ये लोग यहाँ पर शामिल बेसिकली इसमें हैं, ठीक है। और लगातार जो सेबी का जो रेगुलेटरी एक्शन था वो चल रहा था इनके ऊपर। जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आई तो उसी के एब्ज में इन्होंने देखा कि 3 जून 2022 से ये जो है पूरी इनकी जांच पड़ताल जो है वो यहाँ पर चल रही थी और सेबी को इस जांच में ये पता चला कि जो फाइनेंशियल ईयर्स 19-20, 21-22 में जो है एफआरएल में जो लेन देन हुए ना, उसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी छुपाई गई और जो इनकी एनुअल रिपोर्ट आती है वो अलग तरीके से पेश की गई, तो इस वजह से जो है इनके ऊपर ये वाला जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए फिगर्स के फॉर्मेट में यहाँ पर इम्पोर्टेंट आएगी कि क्या है यहाँ पर, ओके। और ऐसा वैसे कहा यह गया था कि लगभग जो 1995 करोड़ रुपए कम दिखाने, मतलब अंडर रिपोर्ट की जो बात है वो यहाँ पर थी, जो लायबिलिटीज़ इनके होते हैं उसमें, तो ऑडिट कमेटी ने ये चीज़ यहाँ पर बताई थी, ठीक है। तो ये इस वजह से जो है ये चीज़ यहाँ पर चर्चा में थी। और इनका जो फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड है इसके माध्यम से इन्होंने 1347 करोड़ के जो है वो यहाँ पर लेन देन भी किए थे, ओके। तो ये सब चीज़ें भी आरबीआई के उसमें थी, तो सेबी के उसमें, तो सेबी ने जो है इन चीज़ों को यहाँ पर जो है ऑब्जर्व करके इनके ऊपर 50 लाख की पेनल्टीज़ यहाँ पर लगाई हैं। The central government has recently hiked the import duties on a gold and silver, bringing the effective tax rate to 18.4%. What is the new rates of the basic customs duty and agricultural infrastructure and development रिस्पेक्टिवली अंडर द रिवाइज्ड स्ट्रक्चर। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो भारत सरकार है इन्होंने जो प्रेसियस मेटल्स होते हैं ना, तो इनके आयात पर जो है भारी बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर लगा दी। तो इससे सोने और चांदी पर जो है इफेक्टिव टैक्स जो है पहले 9.2% से दुगना होकर जो है वो 18.4% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक बड़ा जो है मैं कहूँगा कि एक इंक्रीमेंट हुआ है। और जो आपने देखा है कि जो कच्चा तेल है तो उसका जो नेट इंपोर्टर होने के कारण भारत के जो ट्रेड बैलेंस है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा था। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है तो इसको बढ़ाने और जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है तो ये यहाँ पर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो इस वजह से जो है इन्होंने कीमती जो धातुएं इनके ऊपर जो है ये कैच चलाई है और जो इंपोर्ट डिपेंडेंट कमोडिटीज़ हैं तो उन पर जो है एक तरीके से इन्होंने जो विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है ना तो उस वजह से जो है ये यहाँ पर कट किया है, ठीक है। तो पहले ये तो था BCD 10% था एंड AIDC जो है ये 5% है आपका। तो जो ये रिवाइज्ड स्ट्रक्चर है उसमें ये चीज़ है। और अगर आपसे पूछा है कि कितना जो है कंप्लीट जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 18.4% है जो प्रीसियस मेटल्स हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने कर दिया। तो जो पहले इनका बेसिक कस्टम ड्यूटी था तो इसको बढ़ाकर जो है 10 कर दिया गया, जो पहले जो है वो 5% था, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है आपका ये आंकड़े पूछेंगे, पहले 5 थे अब 10 कर दिए गए हैं। और जो 18.4% का जो यहाँ पर ये किया गया, पहले ये 9.2% था जो प्रीसियस मेटल्स हैं इनके ऊपर जो इन्होंने इफेक्टिव टैक्स जो गोल्ड और सिल्वर पे लग रहा है वो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है।
इसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आप लोग जो है गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि हम लोग अगर डायरेक्टली गोल्ड खरीदते हैं तो बाहर जो है बहुत सारा हमारा जो बिलियन डॉलर्स जो है हमें वो बाहर पे करने पड़ते हैं। गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है लोगों के लिए अभी कहा जा रहा है। ये कितना सही है वो लोग आप कमेंट सेक्शन में बताएगा कि क्या ऐसा कहना सही है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो मूडीज़ है, इन्होंने मई 2026 आउटलुक में हैज़ रिसेंटली स्लैश इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द ईयर 2026 टू व्हाट परसेंटेज। तो अभी आपको ये बताना है कि जो ग्लोबल रेटिंग जो एजेंसी है मूडीज़, तो इन्होंने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाकर साल 2026 और 27 दोनों के लिए जो है वो यहाँ पर कितना कर दिया है, तो अब इन्होंने 6% कर दिया है। ठीक है, अब 2025 की जो 7.5% ग्रोथ है उससे ये जो है कम है। मूडीज़ के अकॉर्डिंग जो है इस गिरावट में दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहली चीज़ क्या है कि जो डोमेस्टिक लेवल पर जो बहुत कड़े नियम हैं, इनकी वजह से जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ी हैं। ठीक है, दूसरा जो अमेरिका ईरान का जो स्ट्रेस चल रहा है वो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने जो है मूडीज़ ने जो है रेटिंग यहाँ पर चेंज की है। तो 26 और 27 दोनों के लिए ये 6% कर दी गई है और ग्रोथ जो है 2025 में रिकॉर्डेड थी 7.5%। ठीक है, भारत सरकार द्वारा यूनाइटेड किंगडम यूके में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो 1992 बैच के सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं पी कुमारानन। ठीक है, तो जो ये पी कुमारानन है, तो इनको जो है ब्रिटेन में अभी नया हाई कमिश्नर जो है वो नियुक्त यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और दो तीन पॉइंट्स और भी जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहले तो देखो ये पूछा था कि कहाँ के बने हैं, ठीक है, किसको बनाया गया है। ठीक है, ये एक पॉइंट आपका हो जाता है। और जो राजनयिक कोर के 22 मार्शल हैं, स्कॉट जो फर्स्ट ऑन वुड, तो इनको अपने शुरुआती प्रशासनिक जो है दस्तावेज इन्होंने सौंप दिए और इसके कारण जो है वो जो कानूनी प्रक्रिया वो यहाँ पर शुरू हुई। तो इनका जो एग्जीक्यूटिव जो डिप्लोमेटिक टेन्योर है वो तब शुरू होगा जब ब्रिटिश के हेड होते हैं ना, ब्रिटिश हेड ऑफ द स्टेट किंग्स चार्ल्स को अपना जो है क्रेडेंशियल सौंपेंगे। तो ये भी वहाँ पर एक पूरा फॉर्मेट होता है। तो पहले इनको जो है हैंडओवर के लिए बात कही जा रही है और इनको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है, पूरा कंप्लीट करना है जो ब्रिटिश हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, उसके बाद जाकर जो है इनका कार्यकाल यहाँ पर शुरुआत होगा। ठीक है, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स होंगे वो दिए जाएंगे वाइस मार्शल ऑफ द डिप्लोमेटिक कॉर्प्स स्कॉट फोर्सडम वुड को। ठीक है, हाल ही में CSIR NISCPR ने वैज्ञानिक जो प्रौद्योगिकी और नवाचार, जिसको हम लोग बोलते हैं STI, ठीक है, ये एक तरीके से जो हमारी नीतियां हैं तो इनको मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ में एक MOU साइंड यहाँ पर हुआ है। तो रिसेंटली जो CSIR ये एक संस्थान है, हैज साइंड अ MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसको मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ में अभी जो है समझौता यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये हुआ है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो इस संस्थान के साथ में हुआ है क्या है, तो CSIR ने अभी जो है दिल्ली में भारत का जो वैज्ञानिक अनुसंधान है तो इसको जो है ग्लोबल लेवल पर जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं उनसे जोड़ने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो जो इनका इस साझेदारी का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो इस फील्ड में जो डेटा रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनको यहाँ पर बनाना। तो ये रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ RIS के साथ में ये MOU साइंड आपका हुआ है। ये आपसे पूछा जाएगा किसके साथ MOU साइंड हुआ है। ओके, और इसमें कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं। जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी है, साइंस डिप्लोमेसी है और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 2047 का जो विकसित भारत मिशन है तो उसके अंतर्गत जो है सारी चीज़ें उसी जो है डेडलाइन को लेकर आगे बढ़ रही हैं। Board of JSW Steel has recently approved a scheme of
एमलगमेशन विद विच कंपनी, एमलगमेशन का मतलब होता है कि किस कंपनी के साथ इन्होंने अपने आप को मिला दिया है, ठीक है। एंड व्हाट इज द स्टेटेड एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो इसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी है। तो अभी जो JSW स्टील जो कंपनी है, तो इसके बोर्ड ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अभी जो अपना फाइनल अप्रूवल था वो यहाँ पर दे दिया है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें ये लोग इक्विटी के जरिए जो है लगभग 14,000 करोड़ की पूंजी जो है वो यहाँ पर जुटाने वाले हैं। और एक सेकेंड फेज होगा जिसमें ये लोग 6,400 करोड़ की जो वैल्यू पर एक BMM इस्पात लिमिटेड, तो इस कंपनी का यहाँ पर टेक ओवर कर रहे हैं। तो 6,400 करोड़ की जो पूंजी है वो यहाँ पर लगने वाली है और इसमें इतना अमाउंट जो है वो इस ट्रांजैक्शन वैल्यू का है यहाँ पर। तो यहाँ से एक मर्जर होगा दो कंपनीज के बीच में, ठीक है। तो ये जो कंपनी है वो JSW स्टील में मिलने वाली है। तो अमाउंट वैल्यू है किसकी, BMM इस्पात लिमिटेड के साथ 6,400 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये जो है फिगर वाइज क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा है, मैंने मेंशन कर रखा है, आप इस डेटा को रीड कर सकते हैं। What is the nature of the indigenous Tara weapon recently tested by the DRDO and the Indian Air Force IF? तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO है, तो इन्होंने भारतीय सेना IAF इसके साथ जो है मिलकर एक तारा, जिसको बोलते हैं एक सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन, ठीक है, जिसको बोलते हैं टैक्टिकल एडवांस रेंज जो है ऑगमेंटेशन तारा, तो ये एक ग्लाइड वेपन है। तो इसका सफल उड़ान परीक्षण जो है वो यहाँ पर करके एक अलग उपलब्धि जो है वो हासिल यहाँ पर की है। तो ये एक टैक्टिकल एडवांस रेंज जो है ऑगमेंटेशन ग्लाइड वेपन है बेसिकली, ठीक है। तो ये तारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ का जो एक स्वदेशी रक्षा तकनीकी में जो हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और इसको करने से जो है उड़ीसा के एक तट है, तो वहाँ के पास में हमने सुखोई विमान से जो है वो हमने यहाँ पर किया है। तो ये SUMKI, तो इस फाइटर जेट से जो है हमने यहाँ पर इस तारा को टैक्टिकल एडवांस जो रेंज ऑगमेंटेशन है इसको हमने यहाँ पर ट्रायल में लिया है, ठीक है। तो ये फ्लाइट ट्रायल इसके थ्रू हुआ है, ओके। ये क्वेश्चंस मैंने आज आपके लिए 5 रखे हैं, इनका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि विच इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया और इन विच स्टेट द कोनार्क सन टेम्पल लोकेटेड, तहरी डैम इज़ बिल्ड ऑन विच रिवर, तो ये आप लोग बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चंस काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिए, थैंक यू वेरी मच। आप इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा और PDF के लिए जो करंट अफेयर्स फंडा का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको हमारा करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई सच डाउट है, कोई चीज़ आपको पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करेगा या फिर व्हाट्सअप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8448169188 पर। यहाँ पर आपको कोर्स से रिलेटेड जानकारी जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।